हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें हम बीएड का जो पेपर हुआ था 2023 का उसको हल करने वाले हैं। क्योंकि बीएड का एंट्रेंस जो है तो उसमें जो भी सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके नहीं दिया है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था उसी के आधार पर हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ये पेपर हुआ था 15/6/2023 यानी 15 जून को ये पेपर हुआ था। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न रहेंगे, प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे और जो विकल्प रहेंगे उनको हम काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है हमें वो तैयार हो जाए। और मुझे विश्वास है आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस सिर्फ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और इसको याद करने की कोशिश करें। जो भी इसके टॉपिक रहेंगे या जो भी इसके टर्म्स रहेंगे उनको आप याद करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो ऑप्शन है अपने पास 3:2, 4:5, 2:3 और 6:8। तो राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 होता है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है तो उसमें 3 पट्टियाँ होती हैं, जिनमें कलर ऊपर वाले में केसरिया होता है और इसके बाद बीच वाला जो होता है वो वाइट कलर होता है और नीचे वाला जो है वो ग्रीन कलर होता है। ऊपर जो कलर होता है केसरिया, ये सौर का प्रतीक होता है और इसके बीच में जो कलर है फ्रेंड्स वाइट, इसका शांति का प्रतीक होता है। इस वाइट कलर में ही बीच में एक चक्र बना होता है और ये जो चक्र है इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये चक्र जो है ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के स्तंभ से ये चक्र लिया गया है। ये नीले रंग का होता है और नीचे वाली पट्टी जो होती है ये जो ग्रीन कलर है उस कलर की होती है और ये हमारे देश की उन्नति के लिए या फिर कहें देश की उर्वरता को ये क्या करता है, बताता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है या रेखा क्या है? ऑप्शन थे डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो है मैकमोहन रेखा। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहाँ पर देखिए डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन अगर ऑप्शन ये आए कि डूरंड रेखा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जो हमारा कश्मीर का हिस्सा है जो कि ऑक्युपाइड कर लिया गया था पाकिस्तान द्वारा, अगर वो आए तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान। तो ये डूरंड रेखा इस तरह से है। इसके साथ साथ कुछ और भी रेखाएं हैं जो अन्य देशों के बीच में है, जैसे कि हिंडनबर्ग रेखा। तो हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। एक मैगीनॉट रेखा है जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। तो इस प्रकार से ये रेखाएं हैं जो क्या करती हैं कि देशों को विभाजित करती हैं। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र है? ऑप्शन थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ट्विटर। तो देखिए इंटरनेट ब्राउज़र, तो इंटरनेट ब्राउज़र इनमें से कौन था? ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ब्राउज़र क्या होते हैं कि ऐसा हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम नेट की सर्फिंग करते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमारे पास और भी जो वेब ब्राउज़र्स बहुत सारे हैं, जैसे यूसी वेब ब्राउज़र है। इस समय क्रोम हम यूज कर रहे हैं, तो क्रोम, यूसी या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सब क्या है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है हमारे पास इंटरनेट ब्राउज़र होते हैं जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम नेट में सर्फिंग करते हैं। और यहीं पर अगर हम बात कर लें, जैसे ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया है, आप इसमें अकाउंट भी अपना बनाते हैं, तो ये सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पर क्या है कि वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है? ऑप्शन थे मेसोपोटामिया सभ्यता, नर्मदा घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। क्यों? वैसे तो देखिए जो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता पनपी उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब चूंकि सबसे पहले इस सभ्यता का हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया, इसलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सन 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले क्या किया था कि हड़प्पा की खोज की थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन थे ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी और गंगा नदी। तो डेफिनेटली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? ये है गंगा नदी। गंगा नदी जो कि 2525 किलोमीटर
लंबी है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ यदि हम कहें कि विश्व की लंबी नदी सबसे कौन सी है, तो वो है नील नदी। और नील नदी चूँकि मिस्र की ग्रोथ में नील नदी बहुत ज़्यादा अपना योगदान रखती है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन क्या जब संविधान बना था तब 12 अनुसूचियां थी? नहीं। तब अनुसूचियां कितनी थी अपनी? 8। पहले 8 अनुसूचियां थी, फिर इसके बाद 9वीं अनुसूची फ्रेंड्स ये जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन, यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1991। तो 1991 प्रथम संविधान संशोधन में हमने 9वीं अनुसूची को क्या कर दिया था, जोड़ दिया था। इसके बाद में देखिए 10वीं अनुसूची आई। तो 10वीं अनुसूची को हमने क्या किया कि ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ और फिर हमने किसको जोड़ दिया यहाँ पर, ये जोड़ दिया हमने 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित थी और जो 9वीं अनुसूची थी वो कुछ ऐसे प्रावधान कर दी थी जिससे कि जो लोगों को आय का वितरण या फिर कहें कि संपत्ति का वितरण आसानी से किया जा सके। तो 9वीं में थी, 10वीं यहाँ पर दल बदल के संबंधित थी और ये 52वां संविधान संशोधन था, 1985 में इसको जोड़ा गया था। इसके बाद देखिए 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची को 1992 में जोड़ा गया था। ये 73वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन किया गया, 1992 में इसको जोड़ा गया था। और इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों को कानूनी अधिकार दिया गया, या फिर हम ये कहें कि इनको संवैधानिक प्रावधान किया गया इसके लिए। तो ये थी 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची। इसके बाद 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची भी हमने 1992 में ही जोड़ी थी और इसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन किया था। इसमें जो हमारे अर्बन बॉडीज़ हैं, अर्बन बॉडीज मतलब शहरी निकाय हैं, उन पे हमें जो व्यवस्था करनी थी, नगर पालिका और ये नगर निगम, ये जो व्यवस्था करनी थी, इसकी व्यवस्था हमने 74वां संविधान संशोधन 1992 में की और यहाँ पर हमने 12वीं अनुसूची को जोड़ा था। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी हैं, 12 हैं और पहले कितनी थी, वो थी 8, संविधान जब बन के तैयार हुआ था। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा शीर्ष क्षेत्र है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और मध्य प्रदेश। तो इनमें से देखिए अभी के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें कि अभी कोयला में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा नंबर 1 पे है, फिर छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे है। तो वर्तमान में अगर हम जब इसको पढ़ रहे हैं अभी, तो तब के हिसाब से यदि डाटा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, तो उड़ीसा कर रहा है। अगला प्रश्न था, देखिए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा ऑप्शन थे अपने पास, कोचीन, केरल, तमिलनाडु या फिर राजस्थान। तो बगीचा जो है, मसालों का बगीचा किसको कहा जा रहा है? केरल को कहते हैं। क्यों? क्योंकि केरल में बहुत ज़्यादा मसाला पहले से भी होते रहे, अभी भी काफ़ी ज़्यादा मसाला होते हैं, इसलिए इसको मसालों का बगीचा कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगर हम कहें कि मसालों का शहर, तो मसालों का शहर कौन सा है? कोचीन है। इसके साथ अगर हम देखिए कुछ और चीज फैक्ट्स अगर जाने, जैसे कि पोप का शहर या 7 पहाड़ियों का शहर, तो ये था रोम अपना। ये रोम या इटली जो था, इसको 7 पहाड़ियों के या उसका पोप का शहर कहते थे। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, अगर हम ये कहें कि विश्व में चीनी के कटोरा जो है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहते हैं क्यूबा को। इसके बाद देखिए नील नदी का वरदान मिस्र है, हम जान ही रहे हैं। और इसके साथ साथ में जैसे कि अगर 7 टापुओं का नगर है, तो 7 टापुओं का नगर मुंबई है। संसार की छत कौन सी है? पामीर की पठार है। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट फैक्ट रहते हैं, वन लाइनर टाइप के, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ जैसे सूर्योदय का देश जापान कहलाता है। तो ये सब अपने वन लाइनर फैक्ट्स हैं। अगला देखिए, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन था अपने पास 5 से 11, फिर 365, ये 356 था यहाँ पे, सॉरी, और फिर अनुच्छेद 12 और ये 250। तो देखिए यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं? 5 से 11। क्योंकि देखिए जो संविधान हमारा बना है, तो संविधान के जो भाग बांटे गए हैं उसमें से पहला भाग जो है वो ये बताता है संघ और संघराज्य क्षेत्रों को बताता है। फिर जो दूसरा भाग है संविधान का, वो बताता है नागरिकता को। तो भाग 2 जो है संविधान का, भाग 2 वो हमें नागरिकता को बताता है। और इस भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11
यानी अनुच्छेद 5 से 11 को रखा गया है, जो कि हमारी नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता का प्रावधान करता है। अगला देखिए, 7 पहाड़ियों वाला शहर, अभी देखिए हमने जिक्र ही किया था रोम, इसको पोप का शहर भी कहते हैं, तो 7 पहाड़ियों वाला शहर रोम या फिर अगला देखिए, RRR फिल्म किसने बनाई, तो ये उस समय करंट का मुद्दा था कि ये, और चूंकि देखिए RR जो फिल्म बनी थी इसका एक गीत था नाटू नाटू, ये नाटू नाटू गीत बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित हुआ था, और चूंकि ये प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, प्राइज़ भी इसको मिला था गीत को, नाटू नाटू को, इसलिए ये फिल्म चर्चा में आई थी। तो RRR फिल्म जो है ये SS राजमौली के द्वारा क्या की गई थी, बनाई गई थी, ये इसका निर्देशन इन्होंने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, और तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? ये था लॉर्ड माउंटबेटन। अब यदि ये पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, और तो तब क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि पूछ रहा है स्वतंत्र भारत का पहला, तो स्वतंत्र जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ जैसे ही, तो ये माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी, उस समय प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई थी। तो पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन वहीं पर अगर भारतीय की बात करें कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वहाँ पर राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस स्थान से या फिर कहाँ से विधायक चुने गए? ऑप्शन थे देखिए गोरखपुर, मैनपुरी, आगरा और इटावा। तो ये गोरखपुर से वहाँ से चुने गए थे, प्रतिनिधि बने थे, फिर इसके बाद इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली या फिर कहें कि मुख्यमंत्री बने। अगला प्रश्न था, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो देखिए मौलिक कर्तव्य हैं, ऑप्शन अपने पास थे इसमें, अमेरिका, जापान, रूस और आयरलैंड। तो मौलिक कर्तव्यों को हमने कहाँ से लिया? रूस से लिया। अभी का जो रूस है देखिए, ये पहले का एक रूस था, जब इसका विखंडन नहीं हुआ था, तो उस समय हमने कहाँ से इसको लिया था? रूस से ही लिया था मौलिक कर्तव्यों को। अगला था, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बनने वाला भारत का राज्य कौन था? भाषा के आधार पर ऑप्शन थे हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो आंध्र प्रदेश जो है फ्रेंड्स, ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। भाषा के आधार पर ये बना था 1953 में। देखिए क्या हुआ था कि पहले भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांटा गया था, वो बांटा गया था कि किस तरह से हम यहाँ पर शासन कर सकते हैं, किस तरह से व्यवस्था सही से हो सकती है, इसलिए इसको नहीं बांटा गया था इस प्रकार से भाषा के आधार पर। लेकिन फिर पोटी श्रीरामुलु के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा एक आंदोलन हुआ था, और पोटी रामुलु जो थे उनकी भूख से, हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। तब 1953 में भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिया गया था, जो कि भाषा के आधार पर पहला था। अगला देखिए आया था प्रश्न, बजरंग पुनिया से का संबंध किससे? तो बजरंग पुनिया के यहाँ एक पहलवान है फ्रेंड्स, तो ये भारतीय पहलवान थे। अब देखिए इस तरह के प्रश्न चूंकि करंट का ही था, वर्तमान में जो भी खिलाड़ी हैं उनके और भी नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि वो जो अभी एग्जाम होगा उसमें और भी ये आ ही सकते हैं। तो इसके साथ जैसे कि अगर हम और पहलवानों के नाम देखें तो जैसे विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, रवि कुमार दाहिया है, योगेश्वर दत्त हैं, तो ये सब के यहाँ ये पहलवान के नाम हैं। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? ऑप्शन थे हड़प्पा सभ्यता के लिए, चौरी चौरा हादसा के लिए, या फिर जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए, या फिर सबने अवज्ञा के आंदोलन के लिए। तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला जो जगह है वहाँ पर जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी थी, इसलिए नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दी थी, और फिर वो शामिल हो गए थे विरोध में, या कहें कि वो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि ये नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी? अंग्रेजों ने उस समय रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। भारत
की राष्ट्रपति बनने वाली जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राज्यपाल कहाँ की रह चुकी हैं? ऑप्शन थे देखिए, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की क्या थी? राज्यपाल थी। अब देखिए जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये राष्ट्रपति हैं और ये कहाँ की हैं? मुख्यतः ये उड़ीसा की हैं। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ पर ये 15वीं राष्ट्रपति बनी, 15वें नंबर की हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है किस नंबर की हैं। एक और बात है कि देखिए महिलाओं में अगर देखा जाए तो महिला में ये दूसरी महिला हैं। और अगर ये कहा जाए कि एसटी यानी कि जनजातीय जो पहला कोई व्यक्ति है वो यही है, यानी कि राष्ट्रपति बनने वाली पहली जनजातीय या एसटी कम्युनिटी से आने वाली कैंडिडेट जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और अगर जैसे कि हमने देखा कि महिलाओं के रूप में प्रतिभा पाटिल जी पहली थी और ये दूसरे नंबर की हैं अगर महिलाओं के क्रम में देखा जाए तो। अगला देखिए, वर्तमान में ये कानून मंत्री के बारे में पूछा गया है कि वर्तमान में कानून मंत्री कौन है। तो देखिए उस समय ये 23 के हिसाब से ये अर्जुन राम मेघवाल है। ये तो ऐसा फैक्ट रहेगा फ्रेंड्स कि इसको जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उसके पहले ही गूगल करके एक बार इसको देख सकते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा देखिए, अब चूँकि अपना जो भारत है वो तटीय क्षेत्र में काफ़ी विशाल है। अगर हम ये बात करें कि भारत का जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है तो लगभग 7000 किलोमीटर, 7100 समथिंग, यानी कि ये जो हमारा ये वाला कोस्टल रीजन पूरा आता है, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा, तो ये पूरा 7,500 के लगभग ये इसकी लंबाई है किलोमीटर। तो इसी में से जो सबसे लंबाई जो रखता है वो कौन रखता है फ्रेंड्स? तो लंबाई गुजरात, यानी कि हम देखते हैं कि हमारा जो मैप है फ्रेंड्स तो इसमें जो ये वाला क्षेत्र रहता है ये गुजरात वाला क्षेत्र, तो इसकी जो तटीय लंबाई है सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन थे राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल और खजुराहो। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो धौलावीरा है, धौलावीरा जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की। और यहाँ से पानी के साक्ष्य का मतलब ये है कि पानी का संरक्षण किया गया था। वहाँ पर एक प्रकार से बांध टाइप का संरचना बनाई गई थी जिसमें पानी का स्टोरेशन किया जाता था। तो ये धौलावीरा में वहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए खेलो इंडिया जो यूथ गेम है ये उस समय या कहें कि 2018 में नई दिल्ली में क्या हुए थे, सबसे पहले शुरू हुए थे। लेकिन अब देखिए हमें चूँकि अब 24 में हम इसको देख रहे हैं, तो 24 में अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु में किया गया है 2024 में। तो ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य की मेज़बानी में हुआ है? तो किस राज्य की? तमिलनाडु की मेज़बानी में यहाँ पर हुआ है। अगला देखिए, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए अब 23 को भूल जाइए, अब यहाँ पर हम 2024 की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन जो हैं वो 2024 में गणतंत्र दिवस के क्या थे? मुख्य अतिथि थे। अगला देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना? तो अमृत सरोवर जो ये योजना है फ्रेंड्स ये 24 अप्रैल 2022 में शुरू की गई थी अमृत सरोवर योजना। और ये अमृत सरोवर योजना जब शुरू की गई तो भारत का सबसे पहला जो अमृत सरोवर था वो फ्रेंड्स कौन सा बनाया गया था? वो अपने उत्तर प्रदेश में बनाया गया था और उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया था। तो अमृत सरोवर योजना जो कि चालू हुई थी 24 अप्रैल 2022 में, और सबसे पहले अमृत सरोवर बनाया गया था कहाँ पे? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, रेत की समाधि किसकी कृति है? ये उस समय गीतांजलि श्री की कृति थी, रेत की समाधि, टॉम ऑफ सैंड कहते थे इसको, और ये इनके द्वारा लिखी गई थी, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 एकल में महिला विजेता के बारे में यहाँ पे देखिए पूछा गया है। अब हम यहाँ पर 2024 का देखेंगे, मतलब कि 2024 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, ये ओपन क्या है? ये 4 मुख्यतः होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का हो गया,
फिर इंग्लैंड में होता है, और अमेरिका में होता है, फ्रांस में होता है। तो ये 4 के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए 2024 का जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल आ ही सकता है एग्जाम में, इसलिए आ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए क्यों, क्योंकि पहले देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ के एक खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन कहाँ के हैं फ्रेंड्स, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो मैथ्यू एडन ऑस्ट्रेलिया के और रोहन बोपन्ना ये युगल में, युगल का मतलब जैसे 2 खिलाड़ी इस तरफ और 2 खिलाड़ी इस तरफ, तो इधर से जो मान लीजिए खेल रहे थे, तो हमारे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और यहाँ से इटली के 2 खिलाड़ी खेल रहे थे। तो हमारे यहाँ के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एडन ने डबल का खिताब जीत लिया है, किसका, पुरुष डबल का। तो इसलिए एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि पुरुषों में कौन जीता है वहाँ पे, तो पुरुषों में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में जेनिक सिनर नाम के एक व्यक्ति हैं, जेनिक सिनर, उन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा के जीत लिया है। ये हो गया पुरुष एकल का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि महिला एकल का, तो महिला एकल का फ्रेंड्स आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की हैं, इन्होंने चीन की एक खिलाड़ी को जिनका नाम है झेंग किनवेन, तो इसको हरा के इन्होंने क्या किया है कि महिला खिताब जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में हमने देखा कि जो रोहन बोपन्ना है ये भारत के खिलाड़ी हैं, और ये किसके साथ खेल रहे थे, ये मैथ्यू एडन के साथ खेल रहे थे, और ये डबल्स में जीते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में आर्यना सबालेंका है जो बेलारूस की हैं, वो जीती हैं। और यहाँ पर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है। अगला देखिए प्रश्न था आईएनएस अरिहंत क्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थे पैरासूट, परमाणु पनडुब्बी, हवाई जहाज और विमान। तो आईएनएस अरिहंत क्या है, परमाणु पनडुब्बी है, मतलब परमाणु ऊर्जा से संचालित एक पनडुब्बी है ये। अगला देखिए 1 नवंबर 1956 को निम्न में से कौन से राज्य का गठन नहीं हुआ था। ऑप्शन थे हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब देखिए यहाँ पर ये 1956 की चूँकि ये बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो वैसे तो 1956 में छत्तीसगढ़ का भी गठन नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम ये माने कि इसको मध्य प्रदेश के साथ में माने तब इसका 1 नवंबर को गठन होगा था। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिया है अपना क्या, उत्तर प्रदेश। तो चूँकि उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स, इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि इसका हुआ है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं हर साल, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ये बात करें कि ये छत्तीसगढ़ है फ्रेंड, तो छत्तीसगढ़ का 1956 में नहीं बल्कि 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया है सॉरी। और ये छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, हालांकि इसका 1 नवंबर को गठन किया गया था, यानी 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। फिर 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। इसके साथ साथ 15 नवंबर 2000 को जो ये झारखंड है इसको अलग किया गया था बिहार से। अगला देखिए प्रश्न था पहला मानव निर्मित भ्रूण किस देश ने बनाया है। तो ये करंट का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और इसका आंसर था इजराइल, यानी जो इजराइल है इसने पहला भ्रूण बनाया था जो कि मानव निर्मित भ्रूण था। अगला प्रश्न था देखिए बीरबल साहनी पुरातत्व केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन थे कानपुर, लखनऊ, शिमला और जोधपुर। तो बीरबल साहनी पुरातत्व केंद्र जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। अगला देखिए रामायण में श्रुति कीर्ति किसकी पत्नी थी। तो ऑप्शन थे देखिए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो रामायण में जो श्रुति थी ना, ये श्रुति कीर्ति ये थी शत्रुघ्न की ये पत्नी थी। अब देखिए बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए राम की तो हम जानते हैं सीता थी, और लक्ष्मण की कौन थी, उर्मिला थी, और शत्रुघ्न की हमने देखा कि श्रुतकीर्ति थी। इसके बाद अगर हम भरत की देखें तो भरत की जो पत्नी थी वो कौन थी, मांडवी थी। भरत की पत्नी कौन थी, मांडवी थी। अगला देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2018 की विजेता टीम को यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए अब चूंकि हम नया एग्जाम देने वाले हैं तो इसलिए फीफा को तो हम देखेंगे। वही देखिए मैंने ये कहा था कि जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं को अनुमान लगा के हम आगे की तैयारी करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फीफा आया, तो फीफा का हम 2018 का नहीं देखेंगे, अब नया देखेंगे। तो फीफा में देखिए, फीफा में एक पुरुष का जो फीफा हुआ है वो हुआ था 2022 में, और महिला का जो फीफा कप हुआ है वो हुआ है 2023 में। तो देखिए जो 2022 में जो पुरुषों वाला हुआ है, इसमें से क्या है कि जो अर्जेंटीना है इसने फ्रांस को हराया था, ठीक है। तो अर्जेंटीना ने किसको हराया? फ्रांस को। ये 2022 में ये पुरुष वाला है। अब यहीं पर अगर हम बात करें महिलाओं का, तो जो महिलाओं का फीफा हुआ है जो कि 2023 में हुआ है, तो इस 2023 वाले महिला के फीफा में इसमें कौन जीता है फ्रेंड्स? इसमें जीती है स्पेन। तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर महिला फीफा कप 2023 जीता है। अगला देखिए, IMF के वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ पर ये जो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है, यानी कि अपना जो सी ऑप्शन है यहाँ पर, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा जो है ये वर्तमान में और उस समय भी जब ये 2023 का जो पेपर था, तो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा IMF की क्या थी? ये प्रमुख थी। अगला देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील ऑप्शन थे देखिए, सुपीरियर झील, ये बेला सागर झील, कीथम झील और बैकाल झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील थी फ्रेंड्स। सुपीरियर झील देखिए ये क्यों प्रसिद्ध होती है? क्योंकि यहाँ पे ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, और सबसे गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील है। अगला देखिए, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में उनकी योग्यता के हिसाब से, जैसे किसी की समाज सेवा के हिसाब से या किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष योग्यता रखता है, तो अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं उनको मनोनीत करता है। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे फ्रेंड्स वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ जो हैं वो भारतीय गवर्नर थे प्रथम। अगला था देखिए कि WHO का पूर्ण नाम क्या था? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये पूरा नाम क्या है WHO का? WHO का नाम है पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आया था देखिए, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? मतलब किसने लिखा था इसको? तो ये हेराल्ड लास्की जो है इसके ये लेखक हैं। अगला प्रश्न आया था देखिए, वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण किसे दिया गया? अब देखिए इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे क्योंकि इससे पक्का प्रश्न बनने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए पद्म विभूषण जो है हम 2024 में, चूंकि अब क्या हो गया उनका नॉमिनेशन कर लिया गया है 2024 वालों का, तो हम 2024 के जो हैं लोग उनको पढ़ लेते हैं। तो देखिए एक है पद्म सुब्रमण्यम जो है, पद्म सुब्रमण्यम ये इनको दिया गया है। दूसरे हैं बिंदेश्वरी पाठक, तीसरे हैं बैजंती माला, और फिर इसके बाद है एक चिरंजीवी और वेंकैया नायडू। तो ये क्या है कि इनको दिया गया है पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण में जैसे कला के क्षेत्र में है, तो ये जो पद्म सुब्रमण्यम है इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो बैजंती माला है एक्ट्रेस इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में, और एक है चिरंजीवी। तो इन 3 लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया है। वहीं बिंदेश्वरी पाठक जो हैं इनको समाज सेवा के रूप में, और समाज सेवा के रूप में ही वेंकैया नायडू को दिया गया, क्योंकि वेंकैया नायडू जो हैं वो अपने उपराष्ट्रपति रहे हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति। देखिए संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग की क्या की गई थी? स्थापना। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है अपने पास हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पंजाब सरकार और ये असम सरकार। तो ये शुरू किया था असम सरकार ने। इसमें वृक्षों के लिए संरक्षण और उनको लगाने के लिए बात की गई थी। तो अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 ये करंट का भी क्वेश्चन था, तो ये असम ने शुरू किया था। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जनवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी और 8 मार्च। तो देखिए ये जो युवा दिवस है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि जो हमारे विवेकानंद जी हैं उनका जन्म होता है 12 जनवरी को, इसलिए इसे मनाया जाता है। और 2024 में जो इसकी थीम रही है, कभी कभी थीम पूछता है, तो थीम है इसका
इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ दिमाग में। तो ये 2024 की क्या रही है, थीम रही है, जो कि हमारा युवा दिवस मनाया गया था। इसके साथ साथ देखिए और भी जो दिवस मनाए जाते हैं कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को जैसा हमने देखा ही कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और इसके बाद जैसे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स, और जैसे 15 अगस्त को आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसके साथ में जैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस। अब देखिए यहाँ पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। इसके साथ में जैसे 14 नवंबर को है बाल दिवस मनाते हैं, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ दिवस हैं जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमें क्या करना है, रिवाइंड रखना है, याद रखना है। अब ये एक बार में आपको याद नहीं होंगे तो इनको आप बार बार सुन भी सकते हैं या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में स्थित है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स अपने पास देखिए उसमें से ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये कहाँ का था फ्रेंड्स, ये है हमारा हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। इसके साथ साथ देखिए जो और भी हिमाचल प्रदेश में है तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, और इसके साथ साथ में जैसे पिन वैली नेशनल पार्क है, तो ये भी कहाँ पे है, हिमाचल में। अन्य प्रदेशों की बात करें तो जैसे केरल है तो केरल में साइलेंट वैली है, और पेरियार नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कावला राष्ट्रीय पार्क है। राजस्थान में केवलादेव है, और इसके साथ रणथंभौर है। तो ये सब कहाँ है, राजस्थान के। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो देखिए राष्ट्रीय पार्क जो है वो है अपना दुधवा नेशनल पार्क है। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर जैसे गुजरात में गिर है, गिर जहाँ पर शेर, अपने भारत में शेर जो है वो कहाँ पाया जाता है, गुजरात में ही पाया जाता है, और गिर में पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस प्रकार से ये और भी उद्यान हैं जो कि अपने भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है देखिए, चीनी यात्री फाहयान किसके काल में आया था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक और समुद्रगुप्त। तो देखिए ये जो फाहयान है, फाहयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? ऑप्शन है देखिए रायसेन मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश और झांसी उत्तर प्रदेश। तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो रायसेन में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं वो गुफाएं हैं जो कि प्राचीन काल की हैं, हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की हैं, जहाँ पर मानव ने, आदि मानव ने बहुत सारे चित्रण किए हैं, और ये बहुत संख्या में गुफाएं हैं वहाँ पे, जिनमें से मानव, आदि मानव रहता था। वहाँ पर जैसे भैंसे के चित्र हैं, और शिकार करते हुए चित्र हैं, हिरण के चित्र हैं, इस तरह के सारे चित्र हमें यहाँ भीमबेटका की गुफाओं में मिलते हैं, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन आया था, बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी? तो फ्रेंड्स बादशाह की जो उपाधि है ये बाबर ने धारण की थी, और हमें मालूम है कि जो बाबर है ये जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल सल्तनत के लिए इस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि मुग़ल सल्तनत का पहला शासक यही था, बाबर था। अगला है देखिए, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, अरस्तु और पास्कल। तो शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, और इसने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ भी लिखा था। ये गुप्तकालीन विद्वान था फ्रेंड्स, और ये बहुत ही माहिर थे गणित में और ज्योतिषी में। तो इस प्रकार से शून्य की खोज भी आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्टियम नामक जो किताब है वो इन्होंने लिखी थी। अगला प्रश्न है देखिए, मक्खन महोत्सव अंडुरु का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा। तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में इसका महोत्सव किया जाता है। किसका? मक्खन। इसे मक्खन होली भी कहते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर मक्खन से होली खेली जाती है। तो ये उत्तराखंड का है। अगला प्रश्न आया था, भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए ये करंट में भी रहा था, और इस तरह के प्रश्न काफ़ी बनते भी हैं। जो पहले होते हैं या कोई यूनिक टाइप के होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो 3D मुद्रित जो डाकघर है वो कहाँ पे? बेंगलुरु में बनाया गया था। अगर यहीं पे प्रश्न ये होता कि 3D मुद्रित मंदिर की बात करता है यदि, तो वो फ्रेंड्स तेलंगाना में बनाया गया है। अगला देखिए आखिरी क्वेश्चन था इसका,
प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स जो प्रोजेक्ट क्लैप है इसके ऑप्शन थे हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा। तो ये था सही अपना क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये जो चालू किया गया था प्रोजेक्ट क्लैप। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इसके 50 क्वेश्चन जो थे इसको डिस्कस किए। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। और देखिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अतिरिक्त जो जानकारी है वो आपको बहुत ही याद भी रखनी है। और अगर आप सुनेंगे बार बार, हम सारे जो भी हुए हैं संभावित जो प्रश्न हुए हैं, ये संभावित जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब का आपको इसी तरह से देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो इसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।